हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 9th का सोशल स्टडी का एनुअल एग्ज़ाम 2026। डीओई का पेपर है 2026, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के पेपर हम फटाफट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सेक्शन ए कर लेते हैं फटाफट से, 20 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है हु रोड द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो बोला हुआ है किसने ये बुक लिखी थी, तो ये बुक आपने लिखी थी जॉन लॉके ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए जॉन लॉके ने इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट पढ़नी है और स्टेटमेंट के हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन देना है। तो पहली स्टेटमेंट है 3 मार्च 1932 डिक्टेटरशिप वॉज स्टैब्लिश इन जर्मनी बाय द इनेबलिंग एक्ट। सेकेंड है 28 फरवरी 1933 सिविल राइट ऑफ इन जर्मनी वॉज सस्पेंडेड बाय द फायर टैकेज। और थर्ड है 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग अपॉइंटेड हिटलर चांसलर। तो जो तीनों हैं, जो स्टेटमेंट है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 3 मार्च 1933 को ही हुई थी, सेकंड जो हुई थी वो 28 फरवरी में हुई थी, और थर्ड जो हुई थी 30 जनवरी 1933 में हुई थी। तो जो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन है 1 2 3, पहले 1 फिर 2 फिर 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यानी ये तीनों ही जो डेट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और तीनों के बारे में जो बात बताई है वो सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है फिल इन द ब्लैंक है। बोला द नेम ऑफ द बॉल्शविक पार्टी वॉज चेंज। जो बॉल्शविक पार्टी था उसका नेम जो चेंज करा गया, फिर उसका नया नेम क्या रखा, तो बॉल्शविक पार्टी का नया नाम रखा गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड का आंसर ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। क्वेश्चन फोर्थ अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वाले में ठीक है, क्रोनिकल ऑर्डर में और चूज करने करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है लुइस 6 जो किंग ऑफ फ्रांस, दूसरा है ठीक है एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, और फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो इसका करेक्ट आंसर है पहले फर्स्ट है, फर्स्ट पहले आएगा लुइस 16 बिकेम अ किंग, उसके बाद है थर्ड, फिर फॉर्मेशन हुई थी नेशनल असेंबली की, उसके बाद एबोलिश हुआ फेडरलिज्म, और फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ इसका आंसर होगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ के हिसाब से आप इसका ऑप्शन देख लें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ है, मगर इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लिख लेंगे ना, 1 2 3 4 के हिसाब से लिखा, ऑप्शन ए क्वेश्चन फोर्थ का आंसर होगा। क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे एनालाइज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ लुइस 6 एसेसिशन टू द थ्रोन और रिव्यू। तो क्वेश्चन फिफ्थ के हिसाब से बोला हुआ है कि इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस की कैसी थी लुइस 16 के टाइम पे। तो लुइस 16 के टाइम पे जो इकोनॉमिक कंडीशन, क्वेश्चन फिफ्थ सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है अब हम पहले हम सारे एमसीक्यू कर लेते हैं। तो अभी हम एमसीक्यू देख लेते हैं नेक्स्ट वाले भी। ये सारे क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन अभी करेंगे हम, उससे पहले हम एमसीक्यू कर रहे हैं। सेक्शन बी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के भी अभी हम पहले एमसीक्यू कर रहे हैं हम सारे पार्ट्स के, फिर हम 2 मार्क्स क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है इनमें से कौन सा है, कंचनजंगा, आनीमुंडी, ठीक है, महेंद्रगिरी या काशी। ठीक है, तो जो उसका करेक्ट बोला है हाईएस्ट पार्ट जो है वो महेंद्रगिरी है। कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट में क्या है, महेंद्रगिरी। याद रख लेना, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। इसके बाद आइडेंटिफाई करना है करेक्ट मैच। क्वेश्चन 11 बोला है द एक्सटेंट ऑफ इंडियन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 2933, ईस्ट टू वेस्ट 3214, ईस्ट टू वेस्ट 4000 और ईस्ट टू वेस्ट 3000 किलोमीटर। तो इसमें जो करेक्ट मैच है आपका वो है ईस्ट टू वेस्ट 2933, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो ईस्ट टू वेस्ट है इंडिया का जो क्षेत्रफल है, इंडिया का जो एरिया है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है 2933 है। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेंसुलर इंडिया। पेंसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो नर्मदा जो है सबसे बड़ी रिवर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट है व्हेन इज द मानसून लाइकली टू अराइव इन इंडिया, इंडिया में मानसून कब आता है? तो मानसून इंडिया में आता है अर्ली जून में, ऑप्शन आएगा अर्ली जून, ऑप्शन अर्ली जून इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्ली जून। क्लियर हो गया? अभी हम सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले कर रहे हैं, 2 मार्क्स वाले थोड़ी देर में करेंगे। चलिए 1 मार्क्स वाले नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पॉलिटिकल साइंस के भी हम पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन कर लेते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मीन्स, जो अपार्थाइड पॉलिसी थी उसका क्या मतलब था? तो बोला गया है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, रिलीजियस या नॉन कॉर्पोरेटिव। इकोनॉमिकल यानी आपको पता ही है, ठीक है, जॉब से रिलेटेड, रेशियल यानी उनके कलर को रिलेटेड, रिलीजियस यानी धर्म से रिलेटेड, या नॉन कॉर्पोरेटिव। तो बोला है जो पार्थियन थे उनके साथ किस प्रकार का आता था? उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होता था? जो अपार्थाइड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, असर्शन और रीजन है। असर्शन है इसका, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो सिटीजन है सभी को अधिकार देते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो उनकी बातों को संसद में उठाएं उनको इलेक्ट कर सकते हैं। रीजन है इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर, और इंडिया का जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर है। ठीक है, तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों दिया गया है। तो देखो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए। हम क्योंकि हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करा सकते हैं ताकि वो हमारी बात जो है संसद में करे। और उसके अलावा हमारे इंडिया में इलेक्शन जो है फ्री और फेयर होना चाहिए, उसे किसी पावर या पैसे के हिसाब से उस इलेक्शन में कोई किसी भी प्रकार के आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के कितने जो है यहाँ पे मेंबर है, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो टोटल मेंबर होते हैं वो 543 होते हैं। तो पहला ए का ऑप्शन 1 ही होगा, 543। दूसरा है रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी एससी लोगों के लिए कितनी कास्ट सीटें रिजर्व है लोकसभा में? तो 84। बी का ऑप्शन 3 है, 84 सीट रिजर्व है। तीसरा शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के लिए कितनी सीट रिजर्व है? तो 47 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। और टोटल मेंबर ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितने मेंबर हैं? तो 70 मेंबर है। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो होगा मैच द कॉलम। कॉलम कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे? ए और बी कॉलम मैच हो रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए वी विद वाला। तो आप बोल सकते हो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। यहाँ पे भी करेक्ट मैच करना है अपने। तो साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका डोनाल्ड ट्रंप, साउथ अफ्रीका बराक ओबामा, साउथ अफ्रीका ठीक है जॉर्ज बुश। तो आपको पता ही है साउथ अफ्रीका के साथ किसको जोड़ेंगे? नेल्सन मंडेला को। बाकी ये तीनों तो अमेरिका के हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा और जॉर्ज बुश तीनों ही यूएस के थे। तो साउथ अफ्रीका के साथ नेशनल कौन है? नेल्सन मंडेला। क्लियर हो गया, नेल्सन मंडेला। इसके बाद नेक्स्ट एक गिवन बिलो आर द, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको स्टेटमेंट देखनी है। पहली स्टेटमेंट है, बोला हुआ है द लोकसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, लोकसभा को अपर हाउस बोलते हैं। दूसरी है राज्यसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस, तो लोकसभा को अपर हाउस और राज्यसभा को लोअर हाउस, ये बोला हुआ ना, तो गलत है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को गलत बोला हुआ है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत दे रखी है। जो लोकसभा होती है उसे हम लोअर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, और लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है, और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, और अपर हाउस यानी राज्यसभा की जो पावर होती है वो एज कम्पेयर टू लोकसभा कम होती है। तो उल्टा दे रखा है, लोकसभा क्या होगा? लोअर हाउस, राज्यसभा क्या होगा? अपर हाउस। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपकी स्टेटमेंट ए भी गलत है और स्टेटमेंट बी भी गलत है, जिसके दोनों स्टेटमेंट गलत होने के कारण ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट है रीड करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, डेमोक्रेसी के तो पहला है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, क्या हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार है और उस वोट की एक वैल्यू है। रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जो कानून है वो हमारे को हमारे राइट्स के लिए रिस्पेक्ट देता है। मेजर डिसीजंस आर मेड बाय द इलेक्टेड लीडर, और जितने भी डिसीजन होते हैं वो ही लेते हैं जो चुनाव में जीत कर आते हैं। तो तीनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। पहला, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और उसकी वैल्यू है। दूसरा,
रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जो हमारे को कानून है उसके हिसाब से हमारे राइट्स के सबको हमारे को हमारे राइट्स के लिए क्या है, रिस्पेक्ट भी दी गई है और राइट का हमारे को हमारे राइट्स को यूज़ करने का भी अधिकार है। और जितने भी डिसीजन होते हैं जो लीडर चुनाव में जीत कर आते हैं उन्हीं को डिसीजन लेने की पावर भी होती है। तो 24 के हिसाब से 1 2 3 सारे ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन डी 1 2 3 ऑल करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हें भी थोड़ी देर में करेंगे। सेक्शन डी के भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। पहले हम सारे ही इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के 1 मार्क्स क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम 2 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, ताकि ओवरऑल पूरा पेपर क्या हो जाए, अटेंड हो जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर बफर स्टॉक फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, बफर फूड स्टॉक जो है प्रिपेयर करता है इंडिया में, उसका क्या नाम है। तो बफर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बफर फूड स्टॉक जो है वो कौन मेंटेन करता है, तो मेंटेन करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI इसकी फुल फॉर्म होती है, FCI, यानी ऑप्शन ए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्मॉल फॉर्म है वो क्या है, FCI। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है पूरे देश के अनाज को, पूरे देश के गेहूं और चावल के स्टॉक को जो है अपने पास रखता है, ठीक है। जितना भी जो भी फार्मर गेहूं या चावल की जो भी फसल उगाते हैं, अगर वो फसल गवर्नमेंट को बेचते हैं तो सारा स्टॉक किसके पास रहता है, FCI के पास रहता है, वो एक कॉर्पोरेशन है। क्वेश्चन 30, इन विच ईयर वॉज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च। महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है इसे बोला जाता है मनरेगा। क्या बोला जाता है, मनरेगा, कई बार इसे मनरेगा भी बोलते हैं। वैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट भी इसे बोला जा सकता है। ये कब लॉन्च हुई थी, 2005 में लॉन्च हुई थी, 2005 में। इसका पर्पज़ ये था, अगर किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो उसे कम से कम 90 डेज से लेकर 150 डेज तक सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अलग अलग सिटी के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 असर्शन रीजन का ही है। असर्शन है, पॉवर्टी डेटा इन इंडिया इज कलेक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे इंस्टीट्यूट। जो पॉवर्टी डेटा है उसे नेशनल सैंपल सर्वे इंस्टीट्यूट कलेक्ट करता है। रीजन है, द वर्ल्ड बैंक डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द पर कैपिटा डेली एक्सपेंडिचर। और जो वर्ल्ड बैंक होता है वो पॉवर्टी लाइन के बेस पर देखता है, ठीक है। तो इसका जो असर्शन है और जो रीजन है दोनों ही क्या है, इसका करेक्ट है, क्योंकि जो पॉवर्टी डेटा होता है इंडिया में उसे कलेक्ट कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे करता है, ठीक है, NSSA करता है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो गरीबी वो डिटरमाइन करता है पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन पर कैपिटा डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब पर कैपिटा डेली एक्सपेंडिचर हिसाब से क्या आप खर्चा कर रहे हो उसके हिसाब से आप कितने गरीब हो या नहीं हो इनको मेजर करता है। तो इसका दोनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। बोथ ए आर करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ। अगर गेहूं की फसल बढ़ जाएगी, गेहूं की जो खेती है वो ज़्यादा बड़ी होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इम्पैक्ट, उससे क्या इम्पैक्ट होएगा, उससे होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी गेहूं की खेती होने से ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, इसका आंसर होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 के बाद 33, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इनमें से कौन सा रीजन ऐसा है जो गरीबी का कारण नहीं है इंडिया में। पहला लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तीसरा हाई ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन, फोर्थ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमें पता है इनमें से बोला किस कारण से गरीबी इंडिया में नहीं हो रही। तो देखो, अगर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रोडें वगैरह अच्छी नहीं होंगी, गोदाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी, तो इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। तो यानी पहले वाला इसका रीज़न नहीं है, रीज़न है इससे गरीबी होती है। दूसरा है ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर कहीं किसी भी देश में किसी भी राज्य में बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां खुलती हैं तो उससे गरीबी कम होती है। तो यहाँ पे बोला है किस कारण से गरीबी होती है, तो गरीबी होने का कारण नहीं है, ये गरीबी कम होने का कारण है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना ऑड वन आउट, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिक्स नहीं, इनमें से मैच नहीं कर रही। एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री और बैंकिंग। तो बैंकिंग अलग है क्योंकि एग्रीकल्चर, फिशिंग
और एनिमल हस्बेंड्री, ये एक एग्रीकल्चर के ही काम है जो मतलब छोटे उद्योग माने जाते हैं, मगर बैंकिंग एक सर्विस सेक्टर है। क्लियर हो गया। अब है 35 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, फिर मैप है जो हमारे पेपर में आया हुआ है, फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम अब सेक्शन बी करेंगे चारों का ही, ये आप देख ही रहे हैं। तो ये एनुअल पेपर है, अब हम इसका सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए हमने कर लिया है, तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। उसकी नेक्स्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख के सेक्शन बी और सी भी जल्दी से कर लें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाकी हमारे चैनल पे एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं और 2026 के क्वेश्चन पेपर भी हैं, उनसे भी आप अपने एसएसटी के एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं।